पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सिद्धू की ताजपोशी होते ही किसानों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के खटकड़ कलां में शहीद भगत सिंह के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे और उसी वक्त किसानों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसान सिद्धू से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोक लिया। पुलिस वालों ने बैरिकेड लगाकर किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन हंगामा बढ़ता चला गया। थोड़ी ही देर में किसानों ने बैरिकेड गिरा दिए और आगे बढ़ने लगे। पुलिस वालों की किसानों से धक्का मुक्की चलती रही। किसानों को शिकायत है कि अध्यक्ष बनने के बाद सिद्धू ने एक बार फिर किसान आंदोलन पर कुछ नहीं बोला। ऊपर से सिद्धू के भाषण ने आग में घी डालने का काम कर दिया, क्योंकि भाषण में भी सिद्धू ने किसानों का कोई जिक्र नहीं किया था। कई प्रदर्शनकारियों को थोड़ी देर के लिए हिरासत में लेकर पुलिस वालों ने हंगामा शांत कराने की कोशिश की। सिद्धू का विरोध करने के लिए किसान काले झंडे लेकर जमा हुए थे। कहते तो ऐसे हैं भाई, हम किसान के साथ हैं, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है। शहीद भगत सिंह के लिए तो श्रद्धांजलि देने आ गए। जो लोग हमारे शहीद हुए, 500 के ऊपर हमारे किसान शहीद हुए, उनके लिए एक भी शब्द नहीं बोला गया। लेकिन सिद्धू के खिलाफ ये प्रदर्शन केवल खटकड़ कलां में नहीं हुआ, बल्कि नवा शहर में भी किसान सड़कों पर आ गए। खटकड़ कलां के बाद सिद्धू लुधियाना जिले के नवा शहर में पहुंचे थे, इसलिए उनका विरोध करने किसान यहां भी जमा हो गए। शहीद भगत सिंह ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ 2022 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। पुलिस वालों ने किसानों को समझा बुझाकर लौटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसान सड़क पर ही जमे रहे। गनीमत ये रही कि सिद्धू से गुस्साए किसानों का सामना नहीं हुआ। सौभाग्य की बात है कि करीब 2 महीने पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने किसानों के समर्थन में अपने घर पर काला झंडा फहराया था, जिससे किसानों को उम्मीद थी कि पंजाब में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद सिद्धू सबसे पहले किसानों का मुद्दा उठाएंगे। लेकिन सिद्धू अभी कांग्रेस के नेताओं, मंत्रियों और विधायकों को साधने में उलझे हैं, और इस चक्कर में वो किसान आंदोलन का जिक्र करना भूले तो किसान संगठनों से जुड़े लोगों ने उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। दिल्ली में हुई तेज बारिश ने नांगलोई इलाके में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ा दी। वहां बारिश के पानी ने ऐसा डेरा जमाया कि अब न लोगों के पास खाने पीने का सामान बचाया, न ही रहने के लिए मकान। क्योंकि बारिश होते ही पूरा इलाका डूब गया। वहां के मंजर को देख ऐसा लगा जैसे बाढ़ आ गई हो। जहां तक नजर गई वहां सिर्फ पानी और उससे होने वाली परेशानियां ही नजर आई। इलाके की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। गलियों का हाल तो रहना ही दीजिए। एक दिन की बारिश के बाद क्या हाल है नांगलोई का, ये तस्वीर आप देखिए। और ये हाल सिर्फ इसी गली का नहीं है, जिसकी गलियों में इस कदर पानी भरा हुआ लगेगा कि समझ नहीं आता कि यहाँ गलियां हैं या तालाब है। यही नहीं, लोगों के घरों में पानी इस कदर घुस गया कि उनके पास सोने के लिए बिस्तर और खाने पीने की चीजें तक नहीं बची। कुछ लोग तो इलाके में हुए इस जल भराव से इतना नाराज हुए कि वो पानी में ही बैठकर सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। इन बिगड़े हालात के लिए उन्होंने सरकार को खूब कोसा। बड़े नालों की सफाई अभी तक नहीं हुई है। बड़े नालों की सफाई ना होने के कारण आज इतना पानी भराव यहाँ पे है। गर्मी से राहत के लिए जिस बारिश का इन लोगों को लंबे वक्त से इंतजार था, वो अब उनके लिए मुसीबत बन गई। सौभाग्य की बात है कि बारिश में दिल्ली की अच्छी भली व्यवस्थित कही जाने वाली कॉलोनी भी जल भराव से नहीं बच पाती। फिर नांगलोई में तो अनाधिकृत कॉलोनियों का जाल बिछा है, जिनको वैध घोषित करने के दावे तो होते हैं, लेकिन जल निकासी का इंतजाम अब तक नहीं हो पाया। और इस बार तो वहां के निगम पार्षद का घर भी पानी में डूबा है। तो भला बाकी लोग किससे गुहार लगाएं और किससे उम्मीद जताएं? दिल्ली के करीब नोएडा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां अपने नेता के स्वागत के लिए इकट्ठा हुए कार्यकर्ता नियमों को भूल गए और जैम लगा दी। बीजेपी की युवा इकाई बीजेवाईएम के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष प्रांशुदत्त द्विवेदी पहली बार नोएडा और ग्रेटर नोएडा के दौरे पर पहुंचे थे। लेकिन उनके स्वागत के लिए पहुंचे बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने सभी नियमों को ताक पर रख दिया। ये कार्यकर्ता दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर पहुंच गए और रास्ता रोक दिया। वहां से सामने आई तस्वीरों में बड़ी तादाद में कार्यकर्ता बीच सड़क पर डटे नजर आए। जुलूस की शक्ल में पहुंचे इन कार्यकर्ताओं ने कोरोना नियमों की भी धज्जियां उड़ा दी। कई कार्यकर्ता तो गाड़ियों की छतों पर सवार होकर आगे बढ़ते दिखाई दिए। इस दौरान वहां पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन वो भी लाचार नजर आई। बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं के इस रवैये ने आम लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी। सड़क पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिसमें वहां से गुजरने वाले लोग फंसे दिखाई दिए। कुछ यही हाल नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले रास्ते का भी हुआ। वहां भी कार्यकर्ताओं का जश्न आम लोगों पर भारी पड़ गया और उन्हें रास्ते में ही लंबा इंतजार करना पड़ा।
सौभाग्य की बात यह कि आंदोलन के नाम पर अगर कोई नेता या राजनीतिक पार्टी रास्ता जाम करे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाती है, लेकिन नेता के स्वागत के नाम पर डीएनडी जाम करने वाले बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर कानून की कौन सी धारा लगाएं ये पुलिस वाले भी नहीं समझ पाए। और कार्यकर्ताओं को जब महामारी के खतरे का होश नहीं था तो भला वो जैम से परेशान लोगों की क्या परवाह करते। हिमाचल प्रदेश के शाहपुर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां उफान पर आए एक बरसाती नाले को कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पार करते नजर आए। आरोप है कि इलाके के लोग प्रशासन से काफी वक्त से इस नाले पर पुल बनवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने ये वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसमें कुछ लोग अपनी जान को खतरे में डालकर उस बरसाती नाले को पार करते दिखे। इसके लिए उन्होंने एक जुगाड़ का पुल बनाया, पुल भी ऐसा कि जरा सी चूक होते ही किसी की भी जान आफत में पड़ जाए। हालांकि फिर भी उन लोगों ने उस पुल पर चलकर नाले को किसी तरह पार किया और दूसरी तरफ पहुंचे। इस दौरान पानी का तेज बहाव ऐसा था कि उसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। अपनी जान जोखिम में डाल के इसको यहाँ पे क्रॉसिंग करवा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज्यादा पानी है यहाँ पे। महिलाएं हो, बुजुर्ग या फिर बच्चे, सभी इस खतरे को मोल लेते हुए आगे बढ़ते रहे। इस बीच कोई हादसा न हो, इसके लिए इलाके के कुछ नौजवानों ने उनकी मदद की। सौभाग्य की बात यह कि कांगड़ा जिले के शाहपुर की तरह बहुत से पहाड़ी गांव हैं जहां नालों पर पुल नहीं है और बारिश होते ही वो नाले नदी की तरह उफान मारने लगते हैं और गांव वाले ये जानते हुए भी नाले को जैसे तैसे पार करते हैं कि इसमें बह जाने का खतरा है, जिनकी दिक्कत सरकार और प्रशासन ने नहीं सुनी। तो उन्होंने जुगाड़ का पुल बनाकर नाला पार करने को ही आंदोलन का रूप दे दिया। सुरक्षा एजेंसियों ने 15 अगस्त से पहले दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि राजधानी में ड्रोन के जरिए आतंकी किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में, खासकर 5 अगस्त के दिन, क्योंकि 2019 में इसी दिन जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था। अलर्ट के मुताबिक देश के जाने माने लोग आतंकियों के निशानों पर रहेंगे। खबर है कि इस अलर्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों के बीच कई अहम बैठकें भी हुई, जिनमें 15 अगस्त के लिए भी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर रणनीति बनाई गई। बताया गया कि दिल्ली में सुरक्षा बल को ड्रोन हमलों से निपटने के लिए खास ट्रेनिंग दी जा चुकी। यही नहीं, वायुसेना के मुख्यालय में विशेष ड्रोन कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। केंद्र ने चौथे सेरो सर्वे के आधार पर बताया कि देश में करीब 40 करोड़ लोगों को अब भी कोरोना होने का खतरा है। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि नीति आयोग ने देश के 21 राज्यों के 70 जिलों में ये सेरो सर्वे किया, जिसमें 28,000 से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया। बताया गया कि इस सेरो सर्वे में 2/3 लोगों में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी पाई गई और इस सर्वे के आधार पर नीति आयोग ने बताया कि अभी देश के 40 करोड़ लोगों को कोरोना होने का खतरा बना हुआ। केंद्र ने लोगों से अपील की कि अगर जरूरी ना हो तो लोग यात्रा करने से बचें और जो लोग कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं वही लोग यात्रा करें। अश्लील फिल्में बनाने के आरोपी राज कुंद्रा को मुंबई की जिला अदालत ने 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेज दिया। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि मुंबई पुलिस के सामने ये मामला तब आया जब कुछ मॉडल पुलिस के सामने फरवरी में शिकायत लेकर पहुंचे, जिन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें काम देने के नाम पर उनसे अश्लील फिल्में बनवाने की कोशिश की गई। जांच शुरू होते ही पुलिस ने एक के बाद एक कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें कुछ फिल्म निर्देशक भी शामिल थे। इसके अलावा उमेश कामत को भी गिरफ्तार किया गया था, जो लंदन की एक कंपनी केनरिन प्रोडक्शन हाउस का भारत का काम देख रहे थे। लेकिन पुलिस के मुताबिक जांच आगे बढ़ते ही पुलिस को केनरिन प्रोडक्शन हाउस के मालिक प्रदीप बख्शी के राज कुंद्रा का रिश्तेदार होने की बात पता चली और पता चला कि राज ही कंपनी का सारा कामकाज भी देख रहे थे। यही कंपनी हॉटशॉट्स नाम का मोबाइल ऐप भी चलाती, जिस पर अश्लील फिल्में अपलोड किए जाने का दावा किया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि राज कुंद्रा की कंपनी वियान के मुंबई के दफ्तर से ही हॉटशॉट्स और केनरिन प्रोडक्शन हाउस का ज्यादातर कामकाज किया जाता था, जिसका पता चलते ही पुलिस ने कोर्ट से राज कुंद्रा के दफ्तर और घर की तलाशी के लिए सर्च वारंट लिया। और पुलिस का दावा है कि 19 जुलाई को हुई तलाशी में पुलिस को कुछ ठोस सबूत हाथ लगे, जिनके आधार पर राज कुंद्रा की गिरफ्तारी का फैसला लिया गया। राज कुंद्रा के साथ पुलिस ने उनकी कंपनी वियान के आईटी हेड रायन थॉर्प को भी गिरफ्तार कर लिया। हमको अग्रीमेंट के पेपर्स मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ईमेल्स मिले हुए हैं, फिर अकाउंट्स की पूरी शीट्स मिली हुई है, व्हाट्सएप चैट्स मिले हुए हैं, ये सारी चीज़ें और पोर्नोग्राफिक क्लिप्स भी वहाँ से बरामद हुई है। रायपुर के एक निजी स्कूल पर बकरीद के कार्यक्रम में राष्ट्रगान नहीं गाने का निर्देश देने का आरोप लगा, जिसके बाद बीजेपी ने स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ प्रदर्शन किया और उसके कार्यकर्ताओं ने स्कूल परिसर में नारेबाजी की।
बकरीद पर स्कूल की ओर से एक वर्चुअल कार्यक्रम रखा गया, जिससे जुड़े निर्देश व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किए गए। ये चैट कुछ छात्रों के माता पिता ने बीजेपी को दिखाई, जिसके बाद ये प्रदर्शन हुआ, क्योंकि उसमें छात्रों को हरे कपड़े पहनने के साथ साथ राष्ट्रगान न गाने के निर्देश दिए गए थे। बीजेपी ने स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाया कि राष्ट्रगान नहीं गाने देने की वजह एक खास धर्म को बढ़ावा देना है और खूब नारे लगाए। विवाद ने तूल पकड़ा तो स्कूल की प्रिंसिपल ने सफाई दी और सभी आरोपों को गलत बताया। मैं इसका खंडन करना चाहूंगी कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा नहीं देते हैं। विरोध की वजह से स्कूल की ओर से बकरीद पर आयोजित किए गए कार्यक्रम को बीच में ही रोकना पड़ा। सौभाग्य की बात है कि रायपुर के निजी स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर पहली से 8वीं क्लास के बच्चों को बकरीद पर स्पेशल असेंबली का ब्यौरा भेजा गया था, जिसमें ड्रेस कोड और राष्ट्रगान के बारे में निर्देश जारी किए गए थे, जिन्हें बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने स्कूली बच्चों के इस्लामीकरण की कोशिश बताया, जबकि स्कूल की प्रिंसिपल का दावा था कि वो हर धर्म का त्योहार मनाते हैं, जिसे किसी खास धर्म के समर्थन या विरोध से जोड़ना गलत है। पंजाब के बाद कांग्रेस आलाकमान राजस्थान संकट को निपटाने की कोशिश में लग गया है। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि लंबे समय से नाराज बताए जा रहे सचिन पायलट को पार्टी महासचिव बनाया जा सकता है। खबर है कि फिलहाल राजस्थान में न तो मुख्यमंत्री बदलेगा और न ही कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन संगठन में बदलाव के दौरान पायलट के समर्थकों में कुछ को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जबकि कुछ को जिलों की जिम्मेदारी मिल सकती है और उन्हें वहां का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के संगठन में चल रही कलह को सुलझाने के लिए दिल्ली में माथापच्ची का दौर शुरू हो गया। अरुण सिंह की रिपोर्ट है, न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ कांग्रेस हाईकमान को शिकायत मिली थी। ये शिकायत कर्नाटक में डीके शिव कुमार के खेमे की तरफ से मिली थी, जिसमें दावा किया गया था कि सिद्धरमैया लोगों को ये बताना शुरू कर चुके हैं कि सीएम बनने के बाद वो क्या करेंगे, जबकि अब तक पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है। कर्नाटक में 2023 में विधानसभा चुनाव होने, इसीलिए राहुल गांधी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया को मिलने के लिए दिल्ली बुलाया था और मुलाकात में दोनों को साफ संकेत दिया कि दोनों मिलकर पार्टी को चुनाव जिताने पर काम करें। सीएम कौन बनेगा, इसका फैसला सही वक्त पर पार्टी सभी नेताओं से सलाह करने के बाद लेगी। इसी तरह महाराष्ट्र का झगड़ा भी कांग्रेस की चिंता बढ़ा रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और प्रभारी एचके पाटिल के साथ राहुल गांधी की बैठक हुई। नाना पटोले के कई बयानों की वजह से एनसीपी नेता नाराजगी जता चुके हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर भी महाराष्ट्र कांग्रेस में तनातनी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने नाना पटोले को गठबंधन धर्म का पालन करते हुए गैर जरूरी बयानबाजी न करने को कहा। सबको अपनी अपनी पार्टी आगे बढ़ाने का अधिकार है। आज 4 महीने के बाद जब मैं अध्यक्ष बनने के बाद आज राहुल जी ने पूरा उसका विस्तृत जानकारी ली और उसमें और ज़्यादा से क्या काम करना चाहिए उसके बारे में इस मीटिंग में चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां फूड प्रोसेसिंग पार्क के लिए जमीन मापने पहुंचे लोगों को कुछ महिलाओं ने खदेड़ दिया। गांव वालों का आरोप है कि उनके खेतों को सरकारी जमीन बताकर उन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। और जब इसी सिलसिले में राजस्व विभाग की एक टीम पुलिस के साथ वहां पहुंची तो गांव की कुछ महिलाओं ने उनका विरोध शुरू कर दिया। गुस्से में तमतमाई एक महिला तो फावड़ा और कुल्हाड़ी लेकर उन लोगों के पीछे ही दौड़ पड़ी। उसके गुस्से को देखते हुए पुलिस वालों की भी हिम्मत उसे रोकने की नहीं हुई। इसी तरह कुछ दूसरी महिलाओं ने भी प्रशासन की टीम को दौड़ा दिया। वहीं पुलिस के एक अधिकारी को लगा कि उनके रुतबे को देखते हुए उन पर कोई हमला नहीं करेगा, इसलिए वो वहां से नहीं भागे। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें भी एक महिला के गुस्से का सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ लोगों ने बीच बचाव कर उसे शांत करा दिया। इसके बाद पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। वो अपनी गाड़ियों में जाकर बैठने लगे, लेकिन कुछ महिलाओं ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक बुजुर्ग महिला ने पुलिस की गाड़ी पर पत्थर फेंकने की कोशिश की, उसे भी गांव के लोगों ने समझा बुझाकर वहां से हटा दिया। सौभाग्य की बात है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाकर युवाओं को रोजगार देने का चुनावी वादा किया था, जिसके तहत दंतेवाड़ा में भी फूड प्रोसेसिंग पार्क के लिए आदिवासी समुदाय के लोगों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। और वहां के लोगों का आरोप है कि प्रशासन उनकी आबादी यानी रिहायशी और खेती की जमीन भी छीन रहा है, जिसका विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के एक जवान ने लाठी चलाई तो लोग कुल्हाड़ी फावड़ा लेकर पुलिस पर ही टूट पड़े। बिहार के बेगूसराय से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक बैंक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बैंक में आग लगी।
जिसने थोड़ी ही देर में बैंक की इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। वहां से सामने आई तस्वीरों में बैंक से धुआं निकलता नजर आया। धुएं का गुबार इतना घना था कि दूसरी तरफ देख पाना भी मुश्किल हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। आग लगने के वक्त बैंक बंद हो चुका था। ऐसे में दमकल कर्मियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बैंक के गेट से ही अंदर पानी की बौछार की गई। हालांकि इलाके के लोगों ने दमकल पर देर से पहुंचने का भी आरोप लगाया। आग लगने की वजह से बैंक के अंदर रखे सामान और दस्तावेजों के जलकर राख होने की भी खबर है। सौभाग्य की बात है कि आग बेगूसराय में स्टेट बैंक की मेन ब्रांच में लगी, जहां खाता धारकों का रिकॉर्ड कंप्यूटर में दर्ज था, इसलिए उनको जरूरी कामकाज के लिए दूसरी ब्रांच भेजा गया। जबकि बैंक में रखा कितना कैश आग में जला, अब इसका ब्यौरा जुटाया जा रहा है। बकरीद पर लॉकडाउन में ढील देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को फटकार लगाई। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को चेतावनी दी कि अगर इस फैसले से कोरोना के केस बढ़े तो उसे अदालत के संज्ञान में लाया जाए, जिसके बाद अदालत कार्रवाई करेगी। कोर्ट ने दो टूक कहा कि केरल सरकार का बकरीद पर लॉकडाउन में ढील देने का फैसला लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके उत्तर प्रदेश के कांवड़ यात्रा से जुड़े फैसले की भी मिसाल दी। इससे पहले सुनवाई के दौरान केरल सरकार ने दलील दी कि उस पर व्यापारियों का काफी दबाव था, क्योंकि वो लंबे समय से परेशान थे और इसीलिए उसने बकरीद के मौके पर लॉकडाउन में छूट दी, जिस पर कोर्ट ने उसे फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि जीने का अधिकार हर भारतीय का बुनियादी हक है और इसकी रक्षा करने के लिए केरल सरकार को धार्मिक या किसी दूसरे दबाव में नहीं आना चाहिए। बिहार के कटिहार से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं। वहां गंगा नदी के तेज बहाव की वजह से कई जगहों पर मिट्टी के कटाव ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। बताया गया कि इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से कई बार भरोसा दिया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक इलाके में जमीन का एक बड़ा हिस्सा देखते ही देखते नदी में समा गया। इसी तरह कई जगहों पर नदी गांव की जमीन को अपने अंदर समाती चली गई, जिससे लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। गांव वालों का आरोप है कि प्रशासन की अनदेखी की वजह से वो कई साल से इस परेशानी से जूझ रहे हैं। कटाव जो है गत 5 वर्षों से लगातार हो रहा है। वहीं प्रशासन ने लोगों को भरोसा दिया कि जल्द ही मिट्टी के कटाव की परेशानी दूर कर ली जाएगी। नहीं, पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं है और वहाँ पर जाकर के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी देखा है। भारी बारिश की वजह से राज्य की कई नदियों में पानी का स्तर इतना बढ़ चुका है कि उन नदियों के किनारे बसे गांवों में इस तरह की तस्वीरें रोजाना देखने को मिल रही हैं। सौभाग्य की बात है कि बिहार के किसी भी जिले में एक दो नदियां ही तबाही मचाने के लिए काफी हैं और कटिहार में तो महानंदा, कोसी, गंगा और रीगा जैसी 4 नदियां हैं जो हर साल तटबंधों की मिट्टी के साथ ही किनारे बसे गांवों को उजाड़ देती हैं, जिसकी शुरुआत 2 हफ्ते पहले महानंदा ने की और अब गंगा की धार हाहाकार मचाने लगी है।